नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। और इसी कहावत को चरितार्थ करती ये तस्वीरें और ये खबरें हैं। और यही बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। जो मीठा है उसे लपक लो, क्रेडिट ले लो, हजम कर जाओ। जो कड़वा है उसे थूक दो। इन तस्वीरों और इन खबरों के जरिए यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। गौर से सुनिए। यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की है, तब की जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत के दौरे पर आए थे, खास मेहमान थे। पूरी सरकार उनकी मेजबानी में तैनात थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख के उस चर्चित सूट को पहनकर प्रधानमंत्री मोदी ओबामा से मिलने गए थे। ठीक बगल में एक खबर है, यह खबर जो आज के अखबारों में छपी है। यह बयान है देश के वित्त मंत्री, मोदी कैबिनेट की बेहद अहम मंत्री निर्मला सीतारमण का। और उसके नीचे भी कुछ तस्वीरें और खबरें। पहले यही निर्मला सीतारमण का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा पर साधा निशाना, बोली मुस्लिम देशों पर बरसाए बम। यह निर्मला सीतारमण का बयान है जो कल उन्होंने दिया है। बौखलाहट में दिया गया बयान है, क्योंकि बराक ओबामा का एक बयान चर्चा में है। सरकार की बेचैनी है, सरकार में एक तरह से बौखलाहट है। जवाब निर्मला सीतारमण यह कहकर देती हैं कि बेहद अफसोस की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राजकीय दौरे पर थे, तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मुसलमानों के लिए यह कहा। क्या कहा, इस पर हम आगे बात करते हैं। और जो कहा उसका मतलब क्या है उस पर भी आगे बात करते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने कहा, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो यह हमला किया वित्त मंत्री ने बराक ओबामा पर, सीधा हमला। उसके बाद नीचे 4 तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी के कल के ट्विटर हैंडल से, 25 जून के ट्विटर हैंडल से है। दोपहर में आप देख चुके होंगे, ट्विटर पर बहुत वायरल हुआ था, आज के अखबारों में भी छपी है खबर। यह तस्वीर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट के दौरे पर थे, भारत लौट चुके हैं, इजिप्ट के दौरे पर थे। तब वहां उन्होंने अल हकीम मॉस्क, एक मस्जिद जो कैरो में है, काहिरा में, उसका दौरा किया था। और उन्होंने बताया कि कैसे ऐतिहासिक मस्जिद का उन्होंने दौरा किया और 4 तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की। और उसी समय मस्जिद के दौरे के समय की प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं। तो एक तरफ विदेश में मस्जिद के दौरे, ओबामा का बयान, और उसके बाद वित्त मंत्री का ये जवाब। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर सुपर पावर की हैसियत में होते हैं तो उनके लिए पलक पावड़े बिछा दो। यह मोदी सरकार का तरीका है। एक लाइन हिंदी ओबामा भले न जानते हो, लेकिन ओबामा को तू तड़ाक वाला अपना दोस्त घोषित कर दो। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर चुके हैं कि मेरी दोस्ती तो तू तड़ाक वाली है। समझिए तू तड़ाक की भाषा में ओबामा कैसे बात करते होंगे। उनकी मेजबानी में 10 लाख का सूट पहनकर कैमरों के सामने तरह तरह के उपक्रम करते हुए दुनिया के सामने दिखो। दुनिया को बताओ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से आपका कितना याराना है, क्योंकि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने हैं। लेकिन वही ओबामा जब पूर्व राष्ट्रपति की हैसियत से भारत में अल्पसंख्यकों की दशा पर कोई बयान दे दें, इंटरव्यू में कुछ कह दें, तो उस ओबामा को पहले मुसलमान घोषित करने की मुहिम चलाओ। उसे हुसैन ओबामा कहकर उसकी धार्मिक पहचान पर चोट करो। बराक ओबामा को अचानक हुसैन ओबामा, बराक हुसैन ओबामा कहने लगो। और इस पर भी बात न बने तो वित्त मंत्री यह बयान दे दें कि ओबामा के राज में 26,000 बम मुस्लिम देशों पर बरसाए गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी मुहिम क्यों चली कि यहां तक बयान देना पड़ा? इसको समझने की जरूरत है। और अगर वित्त मंत्री कहती हैं कि ओबामा के राज में मुसलमानों पर या मुस्लिम देशों पर 26,000 बम बरसाए गए, तो यह भी समझने की जरूरत है कि जब ये बम बरसाए जा रहे थे, जिन देशों का जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया है, और सवाल के जवाब में कल जब उन्होंने कहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो कहा है एक पूर्व राष्ट्रपति जिनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई, जहां 26,000 बम गिराए गए, उन पर हम भरोसा कैसे करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिना किसी डेटा के ऐसे आरोप हैं, और नाराज़गी जताते हुए
उन्होंने ये सारी बातें कही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बम बरसाए गए तो जब बरसाए गए तब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और आज के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तब इनके नंबर 2 थे। मतलब ये राष्ट्रपति थे, वो उपराष्ट्रपति थे, आज वो राष्ट्रपति हैं, ये पूर्व हो चुके हैं। तब ये मोदी जी के दोस्त थे। अगर इस पर दिक्कत है और अगर आपकी राजनयिक पोजीशन, डिप्लोमेटिक पोजीशन, इंटरनेशनल रिलेशन का स्टैंड एक ये है कि मुस्लिम देशों पर 26,000 बम बरसाए, इस पर आपको एतराज है, तो फिर ओबामा से ये दोस्ती तब कैसे थी? लेकिन आज अगर ओबामा सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, और उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उस पर बहस हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, उनकी मंशा पर सवाल हो सकते हैं, या सही गलत पर बहस हो सकती है। लेकिन अचानक ये कहना कि वो मुस्लिम देशों पर बम बरसाए, तो ये क्या संदिग्ध एक तरह से भारत सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करता है? तो ये इनका बयान ऐसे वक्त पर, और साथ में ये मैंने कहा कि जो बाइडेन तब उनके डिप्टी थे। तो एक तो यही मोदी और उनकी पार्टी का स्टाइल है। और ओबामा से नाराजगी की वजह पर मैं 2 या 3 वीडियो शायद बना चुका, आप जानते होंगे कि ओबामा ने चूंकि कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति जो सरकार का सलूक है या जो स्थिति है उस पर अगर मैं राष्ट्रपति होता तो प्रधानमंत्री मोदी से बात करता, और उसी दिन से आग लग गई बीजेपी को, सत्ता प्रतिष्ठान को। और मैंने उस वीडियो में कहा, फिर दोहरा देता हूं कि उस पर सवाल, ओबामा के आरोप पर एतराज हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन इस तरह की बयानबाजियों का क्या मतलब है? इससे पहले आपको पता होगा कि परसों 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने बराक हुसैन ओबामा या हुसैन ओबामा कहकर जो एक नया विवाद छेड़ा, उस पर भी बहुत कुछ बात हो चुकी है, जो उन्होंने एक पत्रकार के ट्विटर के जवाब में किया, और उसके बाद से तब से इन्हें हुसैन ओबामा और बराक हुसैन ओबामा कहा जा रहा है। अब नीचे की जो तस्वीर है, नीचे की तस्वीर, इसका जिक्र कल से ट्विटर पर लगातार लोग कर रहे हैं। भारत में या भारतीय मुसलमानों के प्रति क्या रवैया है बीजेपी का, ये सब जानते हैं। मोदी और उनकी पार्टी जब भारतीय मुसलमानों के प्रति जो नजरिया रखती है, उनके साथ कैसा सलूक करती है, उन्हें सियासी पैमाने पर कैसे दोयम दर्जे की तरह ट्रीट करती है, ये सब जानते हैं। और जो दल मुसलमानों के हक हुकूक की बात करता है, उसे मुस्लिम परस्त और देश विरोधी, हिंदू विरोधी बीजेपी कैसे करार करती है, ये भी हम सब देखते हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन वही मोदी जब विदेश जाते हैं, जब इजिप्ट जाते हैं, जब दुनिया के किसी और देश में जाते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं हमारे पास, जब वो बाहर जाते हैं तो कैसे विदेशों में, चाहे अबू धाबी जाएं, चाहे कुवैत जाएं, चाहे इजिप्ट जाएं, चाहे सऊदी अरब जाएं, जहां भी जाएं, तो कैसे शेखों, सुल्तानों और अमीरों के साथ गलवहियां करते हैं, ये भी आप देखते होंगे। ये तस्वीरें पहले की है, लेकिन सबसे पहले ताज़ा तस्वीर पर, जो कल की तस्वीर है, जो बहुत वायरल हो रही है। अमेरिका यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी काहिरा पहुंचे थे, इजिप्ट, और आज सुबह भारत पहुंच गए हैं। जब कल मोदी इजिप्ट में थे, तब उन्होंने अल हकीम मस्जिद, जो वहाँ की चर्चित मस्जिद है, सदियों पुरानी है, शायद 11वीं शताब्दी की बनी मस्जिद है, वहाँ वो गए थे। और तब ये तस्वीरें लगातार वायरल हुई, और उन्हें एक उस मुल्क का, इजिप्ट का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सम्मान है, उस सम्मान से सम्मानित भी किया गया। लेकिन मस्जिद में घूमते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तस्वीरें खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। ये तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी यहां मस्जिद में दिख रहे हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के बाद यह सवाल उठा कि क्या भारतीय मुसलमान के प्रति बीजेपी का नजरिया, या भारत में जो अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक प्रतीक हैं या धार्मिक केंद्र हैं, उसके प्रति बीजेपी का नजरिया, और जब विदेश में होते हैं तो नजरिया अलग होता है क्या? होता है, इस पर लंबी बात हो सकती है। बहुत सारी बीजेपी की नीतियों में इतने लूप होल्स हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरों को दिखाते हुए कि कैसे बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री जब विदेश में होते हैं तब क्या तरीका होता है। जैसे ये तस्वीर भी है, ये तस्वीर कुछ साल पहले की है, ये अगस्त 2015 की है। और ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, ये आगे बताऊंगा। अब ये जो शेख जायद मस्जिद की तस्वीर है अबू धाबी की, जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 में अबू धाबी के दौरे पर थे, एक एक करके तस्वीरें तभी की है। वहाँ की तस्वीरें आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगल बगल में कौन लोग हैं, शेख और खलीफा और सुल्तान,
और जब प्रधानमंत्री मोदी भारत में होते हैं वो और उनकी पार्टी कैसा सलूक और कैसा बर्ताव या क्या नज़रिया रखती है वो आप जानते हैं। तभी कोई मुख्यमंत्री कह देता है कि भारत में पहले से बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं, हम उनके प्रति हमारी पुलिस कैसे काम करेगी, ऐसा कुछ ट्वीट पर धमकी और चेतावनी देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को मुसलमान एक तरह से घोषित करते हुए इशारों में। अब ये भी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की। ये तस्वीर 2018 की है जब प्रधानमंत्री मोदी मस्कट में एक मॉस्क में मस्जिद देखने गए थे, तब की तस्वीर है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें ट्विटर पर मिल जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर। देखिए मस्जिद का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ कितनी बार मस्जिद गए, यही लोग कल सवाल पूछ रहे थे कि इस देश में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, 15, 16, 17%। इस देश में भी मुसलमानों की आबादी को आपसे कुछ उम्मीद है। वो भी इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे हिंदू नागरिक हैं। उन्हें भी संविधान ने वही सारे अधिकार दिए हैं जो किसी और धर्म के लोगों को दिए हैं। लेकिन उनके प्रति आपका नजरिया ये होता है कि आप रैलियों में कहते हैं कि कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं। क्या कपड़ों से ये लोग नहीं पहचाने जा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं? ये कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं कि नहीं कब पहचाने जा रहे हैं? जिन तस्वीरों का मैंने जिक्र किया, कपड़ों से तो ये सब पहचाने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां आपको राजनयिक रिश्ते रखने हैं, कूटनीतिक रिश्ते रखने हैं और सबसे बड़ी बात आर्थिक रिश्ते रखने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का पैमाना विदेशों में कुछ और होता है, कपड़ों से सब पहचाने जा रहे हैं। इसलिए सवाल कल से लगातार बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी, देश में भी मस्जिदें हैं और देश में भी उसी कौम उसी धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, उनके प्रति आपका रवैया ऐसा क्यों है कि विदेश में अगर कोई सवाल उठाता है, कोई पत्रकार सवाल पूछ देती है तो उसके प्रति नाराज़गी हो जाती है, कोई पूर्व राष्ट्रपति सवाल पूछता है तो उसे आप कहते हो कि मुस्लिम देशों पर बम बरसाने वाला। ओबामा के राज में सीरिया पे या इराक पे या अफगानिस्तान पे या कहीं भी बम बारिश की गई, बमों की बारिश की गई, बम बरसाए गए, उस पर बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, उसकी वजह प्लस माइनस प्रॉस एंड कॉन्स पर बात हो सकती है, वो अलग पहलू है। लेकिन सवाल उठता, आज आप ये कह रहे हो क्योंकि ओबामा ने आपकी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अगर आपको शुरू से ऐतराज होता तो आप ओबामा से वो निकटता आपकी नहीं होती, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है, वहां के राष्ट्रपति हैं, उनसे रिश्ते होने चाहिए, भारत के हित में भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आज जो रवैया है, अब ये तस्वीर देखिए, उसी तरह की ये किसी मस्जिद में गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, सिंगापुर के, ये 2018 की तस्वीर है। ऐसे ही मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी, यहां भी एक तस्वीर है, ये 2018 की ही तस्वीर है। इस्तिकलाल कहाँ का है ये, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये भी कहीं मस्जिद में, विदेश की किसी मस्जिद में है। तो बहरहाल, तो ये सब एक तरफ तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ वो सवाल हैं, और तीसरी तरफ अब आज के दिनों में जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें हो रही है मुस्लिम आउटरीच, मुसलमानों तक पहुंचने की, जिन मुसलमानों को आप सियासी तौर पर उनकी हिस्सेदारी देने का सवाल हो, राजनीति में, सियासत में, सत्ता प्रतिष्ठान में, तमाम तरह की हैसियत देने की बात हो, वहाँ मुसलमानों की क्या हैसियत है, कैसे द्वैम दर्जे की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनके प्रति किस तरह की बयानबाजियाँ होती हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कपड़ों से पहचाने जाने वाला बयान कोई मामूली नहीं है, चाहे अमित शाह का बयान हो, बहुत बार उस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जब चुनाव का मौसम है, तब बीजेपी मुसलमानों में भी एक तबका छांटकर, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और उसके लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा जो बीजेपी के हैं, उसके मुखिया हैं इंद्रेश कुमार, जो आरएसएस से जुड़े हैं, वो पहले से कई सालों से काम कर रहे हैं। मुस्लिम क्या मंच है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ऐसे बहुत सारे संगठनों को, जो जुड़े संगठन है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी ढंग से मुसलमानों को जोड़ो। अब मैं देख रहा हूँ आज ही अखबार में खबर छपी है, नवभारत टाइम्स में, कि मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। और अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप उन्हें मोदी मित्र बनाइए। और ये कार्यक्रम की शुरुआत मार्च से हुई है और इसमें टारगेट दिया गया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 5,000
ऐसे मुसलमानों को पार्टी से जोड़िए, हर विधानसभा में 700 से 800 लोगों को जोड़िए, मोदी के पक्ष में लाइए और उन्हें मोदी मित्र बनाइए। इसी तरह की योजना पहले भी सूफी संवाद महाअभियान या ज़िले ज़िले में जाकर अलग अलग राज्यों में कैसे उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए, ऐसी कोशिशें तमाम बीजेपी कर रही है। खासतौर से हैदराबाद में बैठक के बाद, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि देश में बड़े तबके को किसी ढंग से 8 से 12% मुस्लिम वोट अपनी तरफ लाने की कोशिश करो, क्योंकि यूपी चुनाव में एक आंकड़ा यह है कि 6 से 8% मुसलमानों ने भी वोट दिए। बीजेपी को चिंता यह है कि 2024 के चुनाव के पहले जिस ढंग से विपक्षी एकजुटता हो रही है, जो पटना में बैठक हुई 16, 18, 15 जितने भी दल एक साथ आते हैं, शिमला में बैठक होने वाली है 12-14 जुलाई को, विपक्षी एकता कोई ऐसा मजबूत मंच न बन जाए जो प्रधानमंत्री या बीजेपी की सत्ता को बड़ी चुनौती हो। उनकी सीटें जो 303 पर है, जिसमें टारगेट है विपक्षी दलों का कि किसी ढंग से उनकी 75 से 100 सीटें कम हो, तो कहीं ऐसी चुनौती जमीन पर न उतर जाए, इसलिए बीजेपी हर उस कोने को, हर उस जमीन को मजबूत करना चाहती है जहां थोड़ी भी वोट की गुंजाइश है। और इसलिए अब मुसलमानों को भी, मुसलमान में मतलब पसमानदा गरीब तबके को किसी ढंग से बीजेपी अपनी ओर खींचने के लिए ऐसी कोशिशें कर रही है और ऐसी मोर्चेबंदी कर रही है, या कहें तो रणनीति के तहत मुस्लिम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, मुसलमानों के प्रति बीजेपी का नजरिया देश में कुछ और, विदेश में कुछ और। विदेश में मस्जिदों में आप जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, अगर खलीफा है, कोई सुल्तान है, कोई किंग है, कोई किसी मुल्क की हुकूमत पर बैठा कोई मुस्लिम है, तो गुरेज वहाँ नहीं है। वो अगर भारत आते हैं, चाहे अबू धाबी के किंग हो या प्रिंस हो, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं, गलबहियाँ करते हैं, तस्वीरें खींच पाते हैं। लेकिन भारतीय मुसलमानों के प्रति उनका नज़रिया, एक तस्वीर आज भी बीच बीच में वायरल होती है कि कभी किसी मुस्लिम ने अहमदाबाद में शायद सद्भावना कार्यक्रम था, मुझे कार्यक्रम का अभी याद नहीं आ रहा है, 2014 के चुनाव के पहले सद्भावना उस पर मिशन पर 3 दिन के लिए बैठे थे प्रधानमंत्री मोदी, कोई टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उन्होंने हाथ झड़का, वो तस्वीरें आती रहती है। अब ये किसी का व्यक्तिगत अधिकार है, टोपी पहने, टीका लगाए न लगाए, ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सरकार का रवैया, सरकार में बैठे लोगों का रवैया, सिर्फ ये कह देने भर से कि जो सरकारी योजना है उसमें सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलती, इससे बात बनती नहीं है। सत्ता में हिस्सेदारी 0, 303 सीटों में 0, केंद्रीय मंत्रालय में 0, यूपी में आपने एक प्रतीक के तौर पर किसी को सरकार में मंत्री बना दिया, लेकिन कहीं से आपका पूरा रवैया जब 80-20 के नारे की बुनियाद पर टिका है, जब बहुसंख्यक आबादी को अपनी तरफ कर कर मुसलमानों को हाशिए पर रखते हुए, ये बताते हुए, उनकी औकात, उनकी हैसियत दिखाते हुए उसी तरह की राजनीति पर आपकी सत्ता टिकी है, तो जाहिर है ये जो तस्वीरें हैं ये हाथी के दांत हैं। अब ये देखना है कि आने वाले समय में जो अगले 10 से 11 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्या स्थितियां कुछ बदलेगी, क्या सरकार का नज़रिया बदलेगा, या सिर्फ मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश के तहत 7, 8, 9% मुसलमानों को साधने की कोशिश पसमानदा सूफी समाज के लोगों को आगे रख के, या अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उनको आगे रख के करके वो जोड़ने की कोशिश करेंगे, या बीजेपी के रवैये में कोई बदलाव होगा। फिलहाल इसकी कोई उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन, सियासी ज़मीन उसी पर टिकी है जिसमें मुसलमानों के प्रति नफरत है, मुसलमानों के प्रति हकारत है, हिंदू राष्ट्र की भावना है, मंदिर है, और लगातार बहुसंख्यक के दम पर देश की सत्ता पर काबिज होने या काबिज रहने की रणनीति है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।